अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आपके ख्वाबों की गाड़ी जो अब सिर्फ ख्वाबों में ही मिलेगी बनाम सरकार। जी नाज़रीन, गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर एक और पॉलिसी आ गई है। पॉलिसियाँ बहुत सारी आती रही हैं। पहले पॉलिसी आई, इंपोर्ट पॉलिसी चेंज की गई, उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा की गई, गाड़ियाँ महंगी होती रहीं, गाड़ियों पे ऑन पड़ता रहा, गाड़ियाँ जो सी हैं उनकी कीमतें, जो लोकल असेंबलर हैं वो गाड़ियों की कीमतें बढ़ाते रहे, बहुत सारी चीज़ें होती रही। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी खरीदना गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा आम आदमी का। तो गाड़ियों के जो काम करते हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर के जो डीलर एसोसिएशन, कार डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शहजाद सलीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपकी सख्त बातों की वजह से ना उन्होंने कहा कि हमने ये कारोबार ही बंद कर देना। दरअसल लगता है उन्होंने हमारे सारे प्रोग्राम बड़े गौर से देखते हैं। हाँ, और उन्होंने कहा कि इनकी बोलती आज बंद कर दें। बंद खत्म हो गई ना। ये पहले बताएं लोगों को कि अब हुआ, जिन्होंने गाड़ी खरीदनी है हुआ क्या है उनके साथ? हुआ ये है भट्ट साहब कि अब जो गाड़ी खरीदने आएगा, पहली बात तो वो ये है कि हमें कैश नहीं दे सकता। ठीक है, उस शोरूम के नाम का चेक देगा, ठीक है, और चेक देने के बाद ये वो चेक और अपना एड्रेस, नाम वो सीधा FBR में चला जाएगा ठीक है, कि जनाब इस बंदे ने फलां शोरूम से इतने में गाड़ी खरीदी। ठीक है। और उसके बाद उस खरीदने पे उस गाड़ी वाले ने उस गाड़ी पे जितना प्रॉफिट कमाया होगा उसका 17% वो बंदा टैक्स भी देगा साथ। यानी कि जो इनवॉइस है पुरानी गाड़ी की, जी, जी। उसके ऊपर जितने पैसे उसने बेचे हैं उस पैसों के ऊपर 17% टैक्स 17% टैक्स देगा। यानी कि एक गाड़ी अगर उसने ली है 9 लाख की और वो बेच रहा है 15 लाख की, जी, जी। तो 15 लाख के 6 लाख के ऊपर वो 17% टैक्स देगा। ठीक हो गया। और वो 17% जो है गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। इससे पहले टैक्स देता था वो GST पुरानी गाड़ी के ऊपर? नहीं सर, इससे पहले तो जब गाड़ी पोर्ट से निकलती है सैंपल लोकल गाड़ी, वहाँ पे उनसे सेल टैक्स ले लिया करते थे। ठीक है। इम्पोर्टेड गाड़ी जिस वक्त आती है कोर्ट से क्लियर होती है उस पे टैक्स ले लिया करते थे। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम अब इन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी पे टैक्स लगा। अच्छा, मैं इसको ज्यादा और क्लियर करता हूँ। मैं अगर ये इस तरह कहूँ कि जो ये गाड़ी है लोकल असेंबल्ड गाड़ी है, ये अब नहीं आती है तो इस पे 17% देते हैं हम। जब हम इसको बेचने जाएंगे, इस पे जो प्रॉफिट आएगा या जो अपनी कीमत से ज्यादा की बिकेगी तो उस पे भी 17% देना पड़ेगा। अपनी इनकम के ऊपर ये सेल टैक्स है, जबकि इनकम टैक्स हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। अपनी इनकम पर इनकम टैक्स हम लोग दे रहे हैं। उस इनकम टैक्स के अलावा उस इनकम में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग रहे हैं। बिल्कुल प्रॉफिट में। अच्छा नाज़रीन, आपको एक चीज़ बताता हूँ। शहजाद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपसे पूछना चाहूँगा, जब इम्पोर्ट बंद हुई थी गाड़ियों की, लेकिन अब गाड़ियाँ इम्पोर्ट तो हो रही हैं, चोर रास्ते ढूंढ लेते हैं। असल में जब ये इस हुकूमत की मेरा ख्याल है ये ख़ास पॉलिसी है कि अच्छे रास्ते बंद कर दें और चोर रास्ते ज़्यादा खोल दें। ओके, ठीक है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, चोर रास्ते खोले, चोर रास्ते ज़्यादा कोई भाई चोर रास्ते खुल गए हैं। खुल गए जी। जब ये टैक्स लग जाएगा तो हर तरफ से खुल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपकी मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है, चीजें बहुत स्मूथ हो बेहतर गई। हुआ है जिस दिन से ये ऐलान हुआ है खत्म हो गया। फिर मैं दोबारा एक सेकंड में कस्टमर नजर बैक लग हो गई, गया। मुझे लगता है आपको, आपने जो बात की उसको नजर लग गई ना। मैं लगे जब आपसे बात करके गया था, मैं खुश था और मैंने कहा कि आप काम खुश थे। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा चल रहा है। आज मेरा 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। और वो कौन बैंक तक जाएगा शहजाद सलीम साहब? अब तो इसका मतलब यहाँ बैंक का बिजनेस बढ़ जाएगा। बैंक पे कौन जाएगा जनाब भट्ट साहब? अब देखें, मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि 35 से 40% शोरूम पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं। हाँ जी, हो चुके हैं, हो चुके। अभी ये जो 60-65% रह गए हैं, इस टैक्स के बाद इंशाल्लाह वो भी रात को जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे कहा कुछ खुदकुशियां हुई हैं, वो क्या हुआ? 3 शोरूम वालों ने पाकिस्तान में खुदकुशी की है। एक कराची में बहुत बड़ा शोरूम ऑनर था, एक फैसलाबाद में और एक साहिवाल में, और अब लगता है कि चौथी खुदकुशी इंशाल्लाह लाहौर में होगी। अल्लाह ना करे मैं ऐसा हो। आपको क्लियर बता रहा हूँ, अल्लाह ना क्योंकि करे। लोग बड़े डिसहार्ट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मेरी बात सुने भट्ट जी, साहब, जी, जी। जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी, इस गवर्नमेंट का यही नारा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। जी ठीक है, था कि नहीं था? बिल्कुल था। हम ताजरों को सहूलतें देंगे, ठीक हम है। ताजरों को सपोर्ट करेंगे कि वो अपना कारोबार बढ़ाएं। ये था, ठीक है, बिल्कुल था। ये तो चलते हुए कारोबारों को बंद करने पे तुले हुए हैं। ये इन्होंने कारोबार क्या माने, सपोर्ट क्या देनी है? ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपसे। तो हम लोग देखें, फिर खुदकुशियां ना करें तो क्या करें? मुझे बताएं। पहले आप एहतजाज करते होते थे, अभी आपका एहतजाज का मूड नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये इंशाल्लाह परसों हमारा पूरा पंजाब से पूरी डीलर बरादरी इकट्ठी हो रही है। कराची वाले भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, ऑन बोर्ड हैं, पेशावर वाले, सरहद वाले भी। और हमने इस दफ़ा जो एहतजाज करना है ना भट्ट साहब, आपने नून लीग का एहतजाज भी देखा, PTI का भी देखा, कंटेनर भी देखे।
ताजरों का एहतजाज आपने अब इस दफ़ा देखना है कि ताजरों का एहतजाज कैसा होता है। कराची से लेकर पेशावर तक बड़ा आपको सड़कों में डीलर ही डीलर नजर आएंगे और डीलरों की गाड़ियां नजर आएंगी। एहतजाज का तो आपने मुझे कह दिया। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो तमाम की तमाम सूरत हाल चल रही है, आपके बायर की सिचुएशन क्या, आपका बायर क्या सोच रहा है, आपके पास किस तरह आ रहा है? सर बात यह है कि अभी फ़िलहाल तो कल अनाउंस हुआ है, कल से लेकर आज तक मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट जेल रोड पे हम मौजूद हैं। जेल रोड वाहिद वो मार्केट है जहाँ पे 472 शोरूम एक ही रोड पे डोर टू डोर हैं। 472 लाइन में इससे बड़ी मार्केट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। इस मार्केट का ये हाल है। कल इस वक्त की दोपहर को अनाउंस हुआ है, लोगों को पता चला है, टीवी पे खबर चली है। कल से लेकर आज तक ये 472 शोरूमों में से किसी एक शोरूम पे भी कोई बाहर नहीं आया। लोग इस तरह डर गए हैं, हरासमेंट फैल गई है। बराए मेहरबानी हुकूमत हमारे ये चलते हुए कारोबारों को इस तरीके से बंद कर रही है। आज आपको फिर आपका पैगाम इमरान खान साहब बड़े गौर से सुनते हैं, मुझे पता चला है आपका फिर सुन रहे हैं आप इमरान खान साहब को पैगाम। इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जनाब का फरमाना ये था कि हम गवर्नमेंट में आके 1 करोड़ नौकरियां देंगे, रोज़गार को बढ़ाएंगे, ताजरों को सपोर्ट करेंगे। हजूर आप ऊपर बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। आप यकीन करें, लोग खुदकुशियों में मजबूर हुए हैं। हमारे 3 कार डीलर भाइयों ने, 3 कार शोरूम वालों ने ये 3 महीने के अंदर खुदकुशियां कर ली हैं। इतने कार लाइन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ सोचें, अगर आपने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है पाकिस्तान का, तो फिर ये पॉलिसियाँ अगर आप रही तो हम लिख लिखवा लें, आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने कुछ कहना है? जी, मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जब हुआ तो हम 6 महीने कारोबार, 5 महीने 1 रुपए का किसी ताजर ने कोई बिजनेस नहीं किया। हमने अपने पास से अपनी रास को खाया। उसके बाद जब हम जैसे ही कारोबार पर आए हैं तो हम पे टैक्सों की भरमार लगा दी गई है। बजाय इसके कि पूरी दुनिया में रिलीफ दे रही हैं हुकूमतें, अपने ताजर भाइयों को सपोर्ट कर रही हैं, स्टैंड कर रही हैं, क्योंकि ताजर रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की। यहाँ पर उल्टा काम चल रहा है, हमें बर्बाद किया जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है ताजर को। बिल्कुल ठीक है। खान साहब को पैगाम देना चाहेंगे? ये है कि जब से ये इमरान खान को पैगाम दें आप। ये गवर्नमेंट आई है, वज़ीर आज़म सुन लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फरमाते थे कि इस मुल्क में इतने करोड़ की, इतने अरब की चोरी हो रही है। उस वक्त सूरत आ रही थी कि अगर 500 रुपया को रिश्वत लेता था ना बंदा, आज उस 500 की बजाय 5000 रुपया रिश्वत दें तो काम नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो भी इन्होंने रूल्स बनाए हैं, सूरत आ रही है कि दिसंबर की जो गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन के लिए दी हुई हैं, जब बंदा जाता है अपना रजिस्ट्रेशन बुक लेने के लिए, वो कहते हैं जी तैयार नहीं हुई 5000 रुपया दें तो दूसरे दिन आ जाती है। वो ऐसे होता समझ से बाहर है कि ये क्या बना रहे हैं, कानून क्या कर रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। आप इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहते हैं? आप पैगाम दे दें। खान साहब, जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को चोर रास्ता ना दिखाएं, लीगली जोन से उनकी फेवर हो सकती है वो करें। अवाम के ऊपर टैक्स, ये अवाम के साथ ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। खुदारा आप रियासत मदीना की बात करते हैं, अवाम को खुदकुशियों पे मजबूर ना किया जाए, आप अवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, अब खान साहब मैं भी एक पैगाम दे दूं। मैं नहीं जा रहा किसी के पास ये कहने के लिए किधर है नया पाकिस्तान। मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे मैसेजेस दिलवा रहा हूँ, टेस्टिमोनियल्स आपके लिए, खान साहब के लिए टेस्टिमोनियल। खान साहब, आप दिलों में राज करते थे, तो अब भी वो राज जो है ना वो कायम रखें। मेहरबानी आपकी, आप इस तरह से लोगों को तंग ना करें। सच्चा प्यार करने वाले लग रहे हैं आप। हाँ जी, है ना? तो दिलों में रहते थे कर दिए। अब लग रहा है कि वो दिलों से उतर रहे हैं। आपके वोटर सपोर्टर कह रहे हैं। आए नाज़रीन, आपकी और लोगों से बात करवाते हैं। जिन्होंने कानून जो सा है वो आ गया, नोटिफिकेशन हो गया है। नोटिफिकेशन आप चलता हुआ साथ देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी सुकम है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीक हैं, जो पॉइंट वीक हैं। उसको वीक पॉइंट्स को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं सुनील सरफराज मंच साहब के पास, जो बड़े एक्सपर्ट हैं कार्स के भी, और कार बिजनेस को बड़ी अच्छे समझते हैं, और कार डीलिंग को, यानी कि कार बाइंग सेलिंग को इन्होंने एक नई जिद्दत दी है, एक नया उसको ट्रेंड दिया है, जो वो आजकल आप देख भी रहे हैं। इंटरनेट को यूज़ किया उन्होंने, जिद्दत को इस्तेमाल किया। जो हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? भाई सबसे पहले तो मुझे बताएं, अभी आपने इस पर एक वीडियो भी बनाई, सोशल मीडिया पर चली, मेरे देखने वालों के लिए बताएं कि ये कानून है क्या, क्या इसमें ऐसा है
कि एक प्राइवेट बायर है, जिस तरह आपके पास प्राइवेट बायर आते हैं और सेलर होते हैं, वो प्राइवेट बायर के ऊपर भी ये टैक्स ये इम्प्लीकेट होएगा, उन पे लगेगा और लागू होएगा उनके ऊपर? नहीं सर, सबसे पहले तो बात ये कि एसआरओ जो है ना, मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ कि एसआरओ कल्चर एक बड़ा गलत है। देखिए कानून होता है कि जब आपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देके असेंबली में भेजा, उसने आपके लिए कानून बनाया, उस पर कानून साजी की और वो आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है। एसआरओ में क्या होता है कि एक बस ऑर्डर आता है, आपने उसको कर लिया, फिर एसआरओ की ट्रांसलेशन में टाइम लगता है। तो अभी ये फर्स्ट इटरेशन आई है, इसमें बहुत से लकूनाज हैं, 4-5 इटरेशन में आके फाइन ट्यून होगा। अभी जो सबसे पहला आप सवाल कर रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ें तो उसमें जो ट्रेडर्स का वर्ड यूज़ किया गया, जो यानी शोरूम के कारोबार से वाबस्ता हैं, उन्होंने ये टैक्स देना है। और क्या इंडिविजुअल आम आदमी के ऊपर ये लागू नहीं होगा? जैसे मैं एक बायर हूँ, आप भी हैं, सेलर हैं, तो आप अगर सेल करेंगे मुझे, तो आपको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे 17% नहीं देना इंडिविजुअल पड़ेगा? पे नहीं होगा। देखिए इंडिविजुअल पे ये कंज्यूमेबल आइटम है। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी ट्रांसफर होगी ना पैसे की, वो थ्रू बैंक होगी। बिल्कुल होगी। अब थ्रू बैंक जब मैं ये चीज़ें करूंगा तो मैं उसे डॉक्यूमेंट करूंगा, सही है। और डॉक्यूमेंट करने के बाद जब वो चीज़ें रजिस्टर्ड होकर सामने आएंगी, उस पर मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो एसआरओ कहता है वो कहता है कि जी जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, जैसे कि शोरूम का कारोबार करने वाले हैं, उन्होंने ये विद होल्डिंग टैक्स समझ लें, उन्होंने कस्टमर से लेके सरकार को जमा कराना है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, 17% जीएसटी ठीक है। रेस्टोरेंट वाला लेकिन ये लेके तो जमा ऑलरेडी वो ले रहे हैं, जो शोरूम वाले हैं वो ऑलरेडी पैसे ले रहे हैं। इसमें जब अपना वो जमा करवाते हैं साल के एंड पे, जब वो इनकम टैक्स आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए अच्छा। इनकम टैक्स है, मैं शोरूम वाला हूँ, ठीक मैं है। 1% ब्रोकरेज का काम करता ठीक है। हूँ। मैं 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बेचता हूँ, मेरी लाख रुपए आता है। ठीक है। मैं साल में 10 गाड़ियाँ बेचता हूँ, ये 10 लाख रुपए आया, उस पर मैंने अपने एक्सपेंस निकाले, मैंने अपने रिटर्न फाइल की, और जो मैं ब्रैकेट में फॉलो करता हूँ मैंने इनकम टैक्स दे दिया, वो मेरा पर्सनल टैक्स है। ठीक है। ये टैक्स सरकार कह रही है कि शोरूम वाले का नहीं है। आप एक विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट हैं, आपने बायर को 10 लाख रुपए की गाड़ी बेची है, 8 लाख की उसकी इनवॉइस थी, 2 लाख का जो डिफरेंस था, जो सरकार कह रही है उस एडिशनल वैल्यू एडिशन पे भी आपने सेल टैक्स कस्टमर से लेके जमा कराना। ठीक वो है। आपका टैक्स नहीं है, ठीक है, वो कस्टमर से जमा कराना। वो कस्टमर ने देना है। हाँ जी। कस्टमर से लेके देना है। अब कस्टमर ने उस गाड़ी को, और एक गाड़ी जो सी है वो नई गाड़ी है, फॉर एग्जांपल करोला हमने ले लेते हैं, करोला का जब नई निकली टैक्स दिया गया, उसके ऊपर जीएसटी दिया गया, निकाल के दे दिया। अब वो जीएसटी देने के बाद वो गाड़ी बिक गई, सही है, शोरूम पे आ गई। अब शोरूम से जब अगला खरीदेगा वो दोबारा उस पर टैक्स देगा। अगर प्राइस इंक्रीज होती है इनवॉइस से, ऑलरेडी हो गई ना भाईजान। आप करोला कोई भी ले लें, जो पिछली जीएलआई थी वो अब ज्यादा महंगी कीमत में बिक रही हैं। तो वो डिपेंड करेगा शोरूम वाले की खरीद और उसकी फरोख्त का डिफरेंस। बट अगेन पॉइंट ये है कि जिस तरह मार्केट में ऑन का कारोबार है, 40 लाख वाली गाड़ी 42 लाख की बिकती है और 10-20 साल से हो रहा है। जो आप कैश में करते हैं डील वो होती है ऑन वाली, बाकी सारी आप करते हैं डॉक्यूमेंट। तो इसमें भी यही होगा, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर जो आप डिस्करेज कर रहे हैं ना, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप ब्लैक इकोनॉमी का आप पैसा डबल जगह पे टैक्स लेंगे, टैक्स डबल जगह पे जाएगा एफबीआर के पास। एफबीआर कह रहे हैं डबल नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जी आपने, एग्जांपल देता हूँ, आपने 40 लाख रुपए की करोला खरीदी, ठीक है, उसके अंदर 17% जीएसटी आपने दी। ठीक है, वो गाड़ी आपने साल चलाई, साल बाद आप जाके 44 लाख रुपए की किसी शोरूम वाले को बेच दी, क्योंकि कीमतें बढ़ गई ना गाड़ियों की, रुपए की कदर गिर गई, असल में तो बेचारा वो गरीब हुआ ना, रियल वैल्यू तो उसकी नीचे गई। आपने 44 लाख रुपए की शोरूम वाले को बेच दी, आपने कुछ नहीं देना, आप एक इंडिविजुअल है, आपने बेच दी। आगे काम शुरू होता है जो ट्रेडर है, जिसकी कारोबार है ये, उसने 44 की आपसे ली और 46 की बेची, 2 लाख रुपए उसने जो वैल्यू ऐड की है इनवॉइस से ऊपर, उस 2 लाख के ऊपर वो कहते हैं हमें 17% नहीं मिला। वो डीलर देगा, डीलर बायर से लेके देगा। अब डीलर जो 2 लाख कमाएगा उसमें वो 17% और ऐड करेगा, वो कीमत और बढ़ जाएगी। गाड़ी की कीमत बढ़ गई से जो पुरानी गाड़ी के लिए तबाही है। आवाम के लिए आप समझें कि 17% अगर तमाम चीज़ों पे लागू हो जाता है, अगर जो आपका सवाल था कि इंडिविजुअल पे नहीं है या है, अभी तो ये है कि नहीं है, अगर इंडिविजुअल पे भी लग जाता है, इसका मतलब ये है थ्रू आउट द बोर्ड यूज गाड़ी 17% महंगी हो, तो ये तो डीलर भी तबाह, अवाम भी तबाह, गवर्नमेंट। देखिए, आप ये बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप ये बिजनेस करते हैं, लोग आपके पास बिजनेस करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये डिस्करेज करने वाली बात हो गई है? डिस्ट्रक्टिव है। देखें अभी कोरोना के बाद से कारोबार चलना शुरू हुए हैं, लोगों ने खुदकुशियां की हैं। कराची में पिछले हफ्ते में 3 डीलर खुदकुशियां कर चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर वक्त तकरीर करते हैं कि जी वो लोगों के बारे में कंसर्न है, बट ये पॉलिसियां जो है कुछ और कहती हैं। इसमें तो आप सिर्फ पैसे के बारे में कंसर्न है कि जी पैसा आ जाए 17%। मुझे ये लगता है कि एट द एंड होगा ये कि आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, कैश डीलिंग बढ़ेगी, वारदातें बढ़ेंगी, फ्रॉड बढ़ेंगे, और कुछ नहीं हासिल होगा। यार भाईजान, आपने मुझे बात की, आपने कहा इसमें लकूनाज हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। जो लोगों ने ये कानून बनाया है, जिन लोगों ने ये डिसाइड किया, आपको क्या लगता है कि वो उनको समझ नहीं आई होगी ये लकूनाज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या सोच के ये कर रहे हैं? देखिए, अगर जहाँ तक बनाने की बात है, अगर आप एफबीआर की ट्वीट पढ़ें तो उन्होंने लिखा है वी आर प्लीज टू अनाउंस। पहली बात तो एक मुज़क्का खेसी बात है कि एक बंदे का कारोबार आप तबाह कर रहे हैं, यूज़र के लिए गाड़ी महंगी कर रहे हैं,
तो जो वर्डिंग है वो कार please डीलर don't तो answer। तबाह हो गए ना इसके बाद। कार डीलर का समझ में नहीं आनी बिजनेस की उन्होंने करना कि नहीं करना। देखिए पॉइंट ये कि यूर प्लीज टू नो सर, फिर वो कह रहे हैं कि जी हमने रिलीफ दिया है जो कि पहले से एग्जिस्टिंग टैक्स था, तो उधर ही लगूना आ गया क्योंकि पहले यूज गाड़ी पे कोई टैक्स नहीं था। बिल्कुल GST, ठीक है, बिल्कुल सिर्फ यूज पे था। रिलीफ आपने किसको देते हैं? जो मांगने जाता है। ठीक है। तो यूज कार डीलर तो आपके पास रिलीफ मांगने नहीं आया। ठीक है। न्यू वाला आया, न्यू वाला यू शुड कीप इट टू द न्यू कार्स ओनली। फिर आप आगे कह रहे हैं कि जी रीफर्बिश गाड़ियों पे लगेगा और ये वो। पाकिस्तान में कोई भी रीफर्बिश गाड़ी, यूज गाड़ी कमर्शियली इंपोर्ट करना अलाउड ही नहीं है। तो आप कौन सी गाड़ी की बात करें? ठीक है, ठीक है। अब वो Point ये कि कमर्शियली नहीं तीन आएगी, स्कीम वो है। एक बंदा लेके आता है, जैसे एक बंदी एक वो आपने एक्सपर्ट्स को दिया है, आप उनके जरिए मुबादला के ऊपर आपका मुल्क चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, आपने उनको फैसिलिटी दी है, वो आपको जीएसटी जमा कराते हैं। वो बादशाह खान है, लाल खान है, जोहेब भट्ट है, सुनील मांझा, जो भी है, वो अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर तो आप पहले ही सेल टैक्स ले चुके हैं। तो कौन सी यूज गाड़ी की बात तो करें? दोबारा नहीं लेंगे ये? जब आपकी गाड़ी, वो जो गाड़ी पे आप दे के आए हैं, जो टैक्स आप पोर्ट पे दे के आए हैं, मैं अब यूज गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जब आप पोर्ट पे टैक्स दे के आए हैं, पोर्ट पे ड्यूटी दे के आए हैं, पोर्ट पे से क्लियर कराई है आपने, क्लियर कराने के बाद शोरूम पे खड़ी की है, शोरूम पे खड़ी करके अब आप बेचने लगे हैं, तो आपने थोड़ा सा प्रॉफिट लेना है। अब जितना आप प्रॉफिट लेंगे गाड़ी तो इंडिविजुअल बेच रहा है ना, शोरूम वाला तो ब्रोकरेज कर। लेकिन शोरूम वाले को उसके ऊपर वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा 17%। अगर शोरूम देखें, जो लॉ ये कहता है, मैं आपको लॉ की ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, वो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है, अगर वो शोरूम वाले की पोजीशन है, अगर एक इंडिविजुअल की गाड़ी है वो बेच रहा है, वो तो सिर्फ ब्रोकरेज फीस ले रहा है और इंडिविजुअल के ऊपर ये टैक्स नहीं लगा, बिकॉज इंडिविजुअल पहले टैक्स देके आ चुके हैं। आप उससे एक चीज़ पे 2 टैक्स नहीं ले सकते। पानी की बोतल है, आपने पानी की बोतल ली, उसमें 50 रुपए के अंदर जीएसटी शामिल था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा उसे कैसे लेंगे? एक कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, इसको समझने की उन्हें कोशिश करनी ठीक है, पड़ेगी। ठीक तो है। वो सिर्फ ट्रेडर से लेना चाह रहे हैं और ट्रेडर के साथ भी जो लेंगे, मुझे ये लगता है कि एट द एंड होगा ये कि आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, कैश डीलिंग बढ़ेगी, वारदातें बढ़ेंगी, फ्रॉड बढ़ेंगे और कुछ नहीं हासिल होगा। इसका मतलब ये कानून बनाने वालों को समझ में नहीं आया। यार मेरे ख्याल ये से आप और मैं यहाँ बैठ के अगर ये डिस्कस कर रहे हैं, वो डीलर जो उनसे मर रहे हैं, चीख चला रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, उनको समझ में सर नहीं एक पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, मौत दिखा के बुखार बिराजी कर। मौत दिखा दी सारे डीलर्स को भी, अब मुखार बिराजी कर लेंगे, कहीं ना कहीं नीचे आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको अगर आप देखें ओवर द वीकेंड, पहले पूरा जगह चलता रहा कि जी तमाम गाड़ियों पर लग गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े मीडिया हाउसेज ने क्लेरिफाई किया, नहीं जी ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। अब इसको ये जब करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि कमर्शियली अलाउड ही नहीं यूज गाड़ी, तो उसकी तो बात नहीं कर सकते। न्यू पे आएंगे, फिर इस देखें कोई भी लॉ हो या कोई भी टैक्स हो ना, उसकी एफिशिएंसी हमने बड़ा क्लियरली इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि उसकी जो है ना कलेक्शन जितनी ईजी होगी उतना अच्छा टैक्स हो। ठीक है, अगर आपने पेट्रोल पे टैक्स लगाया, ठीक है, आप लोगों की टैंकियों में जाके नहीं गिनते कितना पेट्रोल है, जहाँ से पेट्रोल डलता है वहाँ पे टैक्स शामिल है जी। ठीक है, इस केस में आप लोगों की कंधों पे चढ़ेंगे, आप उनकी दीवारों में चढ़ेंगे, आप उनकी गाड़ियों में जाके देखें किन्ने दी लित्ती सी, किन्ने दी बेची है, की काम कराया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और दूसरी चीज़, आप वैल्यू एडिशन को इनकरेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने 40 लाख रुपए की गाड़ी ली, आप 80 ले, आपने उस पर लाख रुपए खर्चा, टायर डाले, एलसीडी लगाई, उन तमाम चीज़ों पे ऑलरेडी सेल टैक्स पेड था, आपको उसकी एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं है। जब आप 42 की बेच रहे हैं तो आपको पूरे 2 लाख पे जमा कराना है वहाँ, तो फिर आपको इनपुट आउटपुट टैक्स भी देना, बिल्कुल ठीक है। वो आप नहीं करने दे रहे। और वो वहां पर जाके वो गाड़ी का नुकसान हो जाएगा उसको, अगर वो उसी टैक्स के लिहाज से वो बेचेगा तो। हाँ बिल्कुल। कार डीलर तो इसमें बेचारा खत्म हो गया ना, कार डीलरिंग का बिजनेस जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। देखिए कार डीलर उस लिहाज से बर्बाद नहीं होगा। देखें एट द एंड मैं ये बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ये देखा इकोनॉमिक सरप्लस एक टर्म है। ठीक है, 40 लाख रुपए की गाड़ी है, पूरी आवाम चीखें मारती है, गड्डी बड़ी महंगी है, 10 लाख फिर भी होने। So this means there is a कौन सा तो कोई surplus. डिस्कस नहीं करता। So there is a surplus. हाँ, So now government role should be to decrease that कि वो गवर्नमेंट लोगों को वो मिल जाए। वो कह रहे हैं हम उस सरप्लस में से हमारा हिस्सा दे दो बस। यानी कि हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो आपसे ये कह रहे हैं ना कि जी इनवॉइस से गवर्नमेंट ये बात मान रही है कि इनवॉइस से ऊपर पे चाहिए ना उनको, तो भत्ता ही हो गया ना। वो इनवॉइस से ऊपर पहले वो भत्ता देता, भत्ते में हमारा शेयर दे दो, भत्ते पे हमारा शेयर दे दो। और एक और छोटी सी बात और बता तो दें, लीगलाइज बेसिकली अगर आप कहें तो ऑन के काम को लीगलाइज करना है। आज आप 40 लाख रुपए की गाड़ी लें, 42 लाख की डंके की चोट पे ऑन पे बेचें, 2 लाख रुपए के ऊपर 17% कमा लें, कोई आपको नहीं पूछ सकता। और वो 2 लाख जो आपने ऑन दिया उसकी कोई पर्ची वर्ची भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सारा वेग है। हाँ अभी तो यही है ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो अब आपने कहा जी पर्ची नहीं है, हाँ। अब आप उसको पर्ची में लेके आ रहे हैं। आप कहते हैं भाई लीगल काम कर लो, 40 की लेके 42 की बेचो, 34,000 रुपए हमें दे दो। आपको लगता है कि ये कानून लाने से किसी सर्टन ग्रुप को या किसी सर्टन जैसे पाकिस्तान में असेंबलर्स हैं जो कार असेंबल करते हैं, टोयोटा है, होंडा है, मैन्युफैक्चरर नहीं, असेंबलर्स की बात कर रहा हूँ, इनको किसी किस्म को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? नहीं, फायदा नहीं होगा। देखिए ये पूरी इंडस्ट्री को एक, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कारोबार मुल्क में किसी में भी करना हो ना, पॉलिसी अच्छी हो, बुरी हो, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप हर रोज एक नई पॉलिसी लाते हैं। कभी आप कहते हैं जी हम एफईडी लगा रहे हैं, कभी आप कहते हैं हम लहरी टैक्स लगा रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि जी हम ये लगा रहे हैं। अब जितने मुंह उतनी बानी, कोई कहता है जी एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट है, किसी ने पढ़ा नहीं कि एफएटीएफ है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे मुल्क में जनरली ये है, लोग जो है ना डरते हैं
कि जी हमने उनको डॉक्यूमेंट नहीं करना। अब ये डॉक्यूमेंट करने के लिए एक एक्सट्रीम से शुरू हुए हैं, अब देखें कहाँ पे जाते हैं। अगेन डॉक्यूमेंट करना बुरा नहीं है, आप डॉक्यूमेंट करें, जरूर करें। ये एफएटीएफ का तो बिल्कुल एक सिचुएशन है, लेकिन एफएटीएफ सारा का सारा कार बिजनेस के अंदर क्यों डाल दिया? आपको कभी ये सवाल आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता रहा हूँ आपको, इजी कैच लग रहा है ना, आप लो हैंगिंग फ्रूट है। आप अगर फर्ज करें आपने रेवेन्यू, अगर मेरा टारगेट है रेवेन्यू इकट्ठी करना, तो मैं देखूंगा यार सबसे पहले कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने गाड़ियों के ऊपर एफईडी लगाया। जी बिल्कुल। उस एफईडी की कैलकुलेशन में मैंने 12 आपसे भी बात की, पहले भी बात हुई थी कि एग्जैक्ट किसी अकलमंद बंदे ने बताया जितने परसेंट ऑन था उतने परसेंट एफईडी उन्होंने कहा इंटरनलाइज कर लो, कंज्यूमर सरप्लस सारा हम ले गए। बिल्कुल ठीक हुआ ये कि वो कंज्यूमर सरप्लस वो भी ले गए, उसके ऊपर फिर ऑन आ गया, फिर आ गया, यानी कि हमें कीमतें उसकी बढ़ गई, आम कंज्यूमर के लिए वो कीमतें बहुत बढ़ गई। तो आज आप समझ लें कि अगर ये लेटर इन स्पिरिट अगर ये लग जाता है तो कंज्यूमर नुकसान में ना, उसको 17% गाड़ी महंगी है, डीलर तो चले थोड़ी देर के लिए रोलेगा, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने गाड़ी तो लेनी है। आपको अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना है, उन्होंने भी गाड़ी इस्तेमाल करनी है, आपको दफ्तर जाना है, आपने भी गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी का ख्वाब ना देखें, इसका मतलब हम महंगी गाड़ी का ख्वाब देखें, सस्ती का ना देखें। 17% महंगी हो जाएगी, डीलर थोड़े टाइम के लिए थोड़ा इफेक्ट होगा कि जिस लिए ट्रांजेक्शन कम है, लॉन्ग टर्म में लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं, वो भी ऐड हो जाएगा। सस्ती गाड़ी के साथ क्या होगा? सस्ती गाड़ी कौन सी पाकिस्तान में तो नहीं होती। अच्छा सवाल था ये, बड़ा सोचने वाली बात है। चलें वो किसी वैगनआर की बात कर लेते हैं, वो 8 लाख से शुरू हुई थी मेरा ख्याल 17-18 लाख। हाँ 17-18 10 लाख बढ़े। तो वो देखे ना, अब ये इस लॉ के मुताबिक उसने जब 8 लाख की ली थी गरीब आदमी ने, उस टाइम पे डॉलर 100 रुपए का था, 70 रुपए का था, आज 150 रुपए का है, तो रियल टाइम में नुकसान में है। वो नुकसान में उसको कौन सा फायदा हुआ मुझे नहीं समझ आती। हाँ, हमारे रुपए की कदर गिरी है, कदर गिरी है तो हमें डबल चपेड़े मारे हैं। एक आपकी कदर गिरी है, अब जब उसने अगली गाड़ी लेनी है तो उसको यहाँ पर कंपनसेशन दे रहे हैं, आप तो कह रहे हैं यार ले बस पैसे लाइए, 17% और दे। आपको दिखने में ये नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट चाह रही है कि बस जहाँ से पैसा आ रहा है मैक्सिमम आप स्क्वीज कर रहे हैं, मैक्सिमम कस्टमर को, कंज्यूमर को कहीं से भी मतलब खींच दोगे। खराब होगी इससे, मार्केट बिल्कुल खराब होगी। देखिए कोई भी झटका, कोई भी न्यूज़ जो इस तरह की होती है वो, अब देखें इस टाइम पे मार्केट में लोग परेशान, जो गाड़ी खरीदना चाहता है वो भी नहीं खरीद रहा, जो बेचना चाहता है वो भी नहीं बेच रहा, हर बंदे को एक आम है, आम बंदा समझ रहा है। मतलब कंफ्यूज है ना। आज के शो में हम वही क्लियर कर रहे हैं उनको कि प्राइवेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्लियर आप आज भी कर दें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और आप जितना मर्जी क्लियर कर दें, एसआरओ तो कल रात को फिर आ सकते हैं। हाँ चेंज कर देंगे, हमारा प्रोग्राम देख के प्राइवेट को भी लगा ऐसी छटता से जीना उन्हें ऐसे बुला देंगे। तो देखिए जब भी कोई लॉ बनता है उसका टर्न अराउंड भी बन जाता है। पाकिस्तानी बड़े मतलब क्रिएटिव लोग हैं, तो आप देख सकते हैं कि जी डीसी वैल्यू से नीचे चोर रास्ते, तो आप चोर रास्ते खोलेंगे। आप मैं फिर बता रहा हूँ, कैश की ट्रेड ज़्यादा होगी, ब्लैक मनी ज़्यादा आएगा इकोनॉमी में, और अगेन वारदातें बढ़ेंगी, चोरियां डाके बढ़ेंगे जब कैश की हैंडलिंग ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, सिचुएशन जो ये सारी आपके सामने क्लियर हो गई है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सुकम है, वो सब आपको बता दिए गए हैं। आपकी आगे और जरा कार डीलर से बात करवाते हैं। कार डीलर्स जो हैं जो जापानीज कार का काम करते हैं, वो इस बारे में कहते हैं, उनको क्या नज़र आ रहा है कि आगे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ क्रिएट होगी। हमारे साथ रहिएगा। जो अभी जापानीज कार के ऊपर ये 17% का GST क्या लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये हर दफ़ा जब भी आप गाड़ी सेल करेंगे, ये आपको उसके ऊपर 17% सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। नाज़रीन हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं। गाड़ियाँ जो सी हैं वो अब आपको 17% GST जो सा है उनकी सेल्स पे देना पड़ेगा। जब आप बेचेंगे तो देना पड़ेगा। वो किसको देना पड़ेगा? इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, ट्रेडर को देना पड़ेगा, वो बात हो गई है। अब बात चल रही है कि वो नई गाड़ियों पे यानी कि पाकिस्तानी असम्बल्ड गाड़ियों पे देना पड़ेगा या जो जापानीज कार्स हैं, जो रीअसेंबल्ड कार्स हैं, क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है कि रीअसेंबल्ड कार पे भी देना पड़ेगा। तो रीअसेंबल्ड कार पे अगर आपको देना पड़ेगा, रीफर्बिश कार पे सॉरी, तो वो क्या आपको जो आप ड्यूटी पे करते हैं उसमें नहीं होगा, उसमें ऐड नहीं होगा। ये तमाम की तमाम सिचुएशन जो सी है, तारिक महबूब साहब हमारे बड़े महबूब भाई हैं और गाड़ियों की आपको पता है कि जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम तारिक भाई से लेते हैं, स्पेशली जापानीज़ कार की। तो तारिक भाई, ये जो अभी जापानीज़ कार के ऊपर ये 17% का GST क्या लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये हर दफ़ा जब भी आप गाड़ी सेल करेंगे, ये आपको उसके ऊपर 17% सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि मैंने गाड़ी ली है, मैं उसको बेचता हूँ, क्या ये प्राइवेट ऑनर, क्योंकि अभी सुनील मंच साहब मुझे कह रहे थे कि ये जो प्राइवेट ऑनर होंगे, बायर सेलर होंगे, यानी कि आप और मैं दो इंडिविजुअल पार्टीज़ हैं, हम एक दूसरे को सेल परचेज कर सकते हैं, हमें वो टैक्स नहीं लागू होगा, वो सिर्फ ट्रेडर पे लागू होगा। आप क्या कहते हैं? ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, ये लोगों ने जो घरों में ऐड लगा के खुद साख्ता सा बिज़नेस बनाया हुआ है, जो ऐडों के ऊपर 2 नंबर तरीके से गाड़ियाँ बेचते हैं और मिस कमिटमेंट करके वहाँ पे गाड़ियाँ सेल की जाती हैं एड्स के ऊपर घरों में, ये उन लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने किया हुआ है।
वो कहते अगर हैं वो डीलर को टैक्स नेट में लाना नहीं है। डीलर, क्योंकि वो तो खुद साख्ता डीलर बने हुए हैं ना, शोरूम वाले तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हाँ। हम लोग सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, हम लोग इनकम लेकिन टैक्स वो में कह भी रहे रजिस्टर्ड है। हैं जो है ना इंटरनेट वाले, यानी कि जो पाक व्हील्स वाले हैं, जो अपने सुनील भाई हैं, वो कहते हैं कि ये ट्रेडर को लाने के लिए ये है। ट्रेडर को नहीं है, शोरूम ऑलरेडी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अगर शोरूम को वो सेल टैक्स क्लेम करते हैं, अगर शोरूम वाला सेल टैक्स आपसे काटता है या बैंक में जाके उसका पे ऑर्डर बनवाते हैं, तो बैंक में पे ऑर्डर के साथ लिखा जाएगा कि इस अमाउंट पे इतना सेल टैक्स आपका गवर्नमेंट को चला जाएगा और इतनी अमाउंट आपकी शोरूम वाले को चली जापानीज जाएगी। कार के अंदर क्या रोल है ये? जैपनीज कार के अंदर ये है कि जो जैपनीज कार की इनवॉइस है, जिस तरह 660 सीसी गाड़ी है, अब उसकी ड्यूटी जाती थी पहले 4 लाख थी, अब 10-11 लाख रुपए उन्होंने कर दी है गवर्नमेंट ने, जो भी इनका मामला था। अब फ़र्ज़ करें ये गाड़ी आपने पुरानी इंपोर्ट की है, उसकी 4 लाख रुपए आपने ड्यूटी पे की हुई थी, गाड़ी की प्राइस थी 2 लाख या 2.5 लाख, गाड़ी की कीमत थी 6.5 लाख। अब वो गाड़ी आजकल आपकी मार्केट में बिक रही है 14 से 15 लाख रुपए की। फ़र्ज़ करें अगर वो 15 लाख रुपए की गाड़ी बिकती है, 6 लाख उसकी इनवॉइस थी, तो उस गाड़ी के ऊपर आपका डिफरेंस आया 9 लाख रुपए का। उस 9 लाख के ऊपर आपने 17% टैक्स पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइवेट जो सेल परचेज कर रहे हैं उन पे भी लागू होगा, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन है। ये उन लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए किया गया है। हमारे पास जो इसका वो चल रहा है ना, इसका जो स्क्रिप्ट चल रहा है, जो इसकी बॉडी चल रही है नोटिफिकेशन की, उसमें ट्रेडर लिखा हुआ है वर्ड, उसमें ट्रेडर लिखा हुआ है। सुनील देखिए साहब जो उनसे हैं वो ट्रेडर को शोरूम डीलर के कह रहे हैं। शोरूम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, शोरूम को सेल टैक्स में नेट पे लाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन बड़े शोरूम्स हैं वो ऑलरेडी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। ठीक है। जो आपकी ट्रेडिंग घरों में बैठ के करते थे, जो घरों में बैठ के गाड़ियां बेच रहे थे इलीगल तरीके से, जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ था। और शोरूम वालों को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर शहजाद सलीम साहब क्यों शोर मचा रहे हैं? किससे प्रॉब्लम है? ये टैक्स से, सेल देखिए टैक्स जी, से। अभी तक उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। मेरी आज FBR में बात हुई थी, उन्होंने मुझे यही बताया है कि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो लोग घरों में बैठ के अपने घरों से ऐड लगा के इन गाड़ियों को सेल करते हैं ज़्यादा कमाई के लिए, यानी कि वहीं से गाड़ी ख़रीदते हैं, उसके बाद दोबारा ऐड लगा के टिप टॉप करके वहीं पे दोबारा बेच देते हैं, उस पर 2-3-4 लाख रुपया कमा रहे होते हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए किया गया है ताकि लोगों का बिजनेस रजिस्टर्ड हो। ये अंडरस्टूड हो गया कि अब आप कैश में गाड़ी डील नहीं किया करेंगे, अब आप थ्रू बैंक ड्राफ्ट ही गाड़ी बैंक ड्राफ्ट ही गाड़ी डील करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने गाड़ी परचेज की है, अब आप इसका प्रूफ दें कि आपने ये पेमेंट किस तरह से की है। आपको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा, मैंने इस डेट को गाड़ी इस तरीके से यहाँ से इस यहाँ पे पेमेंट करके गाड़ी ली है। मैं बेचता खरीदता हूँ तो मैं टैक्स नेट में आ जाऊंगा, वो वाले में। देखिए जी, आप प्राइवेट है ना, लेकिन जो लोग बिजनेस करें, आप एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, आपके अकाउंट से जब हर महीने की 10 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, 15 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो वो आपसे सवाल करेंगे कि आपके अकाउंट में पेमेंट क्यों बार बार आ रही है गाड़ी की बात ये अंडरस्टूड हो गया कि अब आप कैश में गाड़ी डील नहीं किया करेंगे, अब आप थ्रू बैंक ड्राफ्ट ही गाड़ी बैंक ड्राफ्ट ही गाड़ी डील करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने गाड़ी परचेज की है, अब आप इसका प्रूफ दें कि आपने ये पेमेंट किस तरह से की है। आपको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा, मैंने इस डेट को गाड़ी इस तरीके से यहाँ से इस यहाँ पे पेमेंट करके गाड़ी ली है। ये बेसिकली उनको टैक्स नेट पे लाने के लिए किया जा रहा है। ये जो गाड़ी हमारे पास जापानीज गाड़ियाँ हैं, आप जापानीज गाड़ी करते हैं, तो जापानीज गाड़ियों को क्या रोला पड़ेगा? वो जिस तरह उनकी इनवॉइस जो सी है वो तो कम पैसों की होती है। उनकी इनवॉइस बिल्कुल कम पैसों में होती है, उसके लिए मसले बनेंगे। अभी उनके पास जो नोटिफिकेशन जिन लोगों ने निकाला है, अभी वो कहते हैं कि हम इसमें तरमीम करेंगे, इसमें हम लोग बेहतरी करेंगे ताकि ये आसानी से समझ आए। क्योंकि अभी आज के दिन में आपने कितनी गाड़ियाँ बेची हैं? 2। तो उन गाड़ियों पे आपने बैंक ड्राफ्ट हमने बैंक ड्राफ्ट लिया है। हमारे पास बैंक ड्राफ्ट में जो शोरूम के नाम का बैंक ड्राफ्ट बन के आया। अच्छा, यानी कि वो रजिस्टर्ड हुआ है, उस बंदे ने बैंक का जो अपनी अमाउंट थी वो शोरूम के अकाउंट में डाली है। क्योंकि हम शोरूम वालों की मजबूरी है कि हम लोग कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, हमने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करनी होती है, क्योंकि जिस शख्स को गाड़ी बेची जा रही होती है उसकी सारी जो मनी ट्रेल होती है उसको रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी है। कल को हमने रसीदें दिखानी है कि हमने इस बंदे को गाड़ी बेची थी, ये उसकी रसीद है और यही हमसे परचेज करके गया था। कार डीलिंग के बिजनेस में इस जो नया नोटिफिकेशन आया, क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत नुकसान होगा। ये चूँकि इनको चाहिए था कि पहले ये बैठ के मीटिंग करते, पहले ये मार्केट के जितने जो हमारे बड़े जो सरबराहान हैं, जो हमारे यूनियन के हैं, उनको बुलाते, जो हमारे चैम्बर के लोग हैं उनसे बुला के पहले मुशावरत करके उनसे तरीकाकार पूछते हैं कि हम इस तरह सेल टैक्स लगाना चाह रहे हैं, तो आप हमें तरीकाकार बताएं, हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। अब ज़ाहिरी बात है, जो टैक्स नेट के जो लोग बैठे हुए हैं, नोटिफिकेशन बनाने वाले, जो इसका मशवरा देने वाले लोग हैं,
वो पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद जब शोर मचना शुरू होता है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और वो भी जितनी बात उनकी अकल में पड़ जाए उसके ऊपर अमल हो जाता है, जितनी नहीं पड़ती है उसको ऐसे ही चलने दिया जाता है। ना इन शॉर्ट रोला ये है कि गवर्नमेंट को कहीं पर भी बंदा पैसे कमा रहा हो, गवर्नमेंट चाहती है उससे लेके पैसे गवर्नमेंट को उसका हिस्सा ज़रूर मिले, मिलना भी चाहिए असूलन कागज़न किताबन में, यानी कि किसी भी जगह पे बुक बाय बुक आप आएँ तो गवर्नमेंट को वो हिस्सा ज़रूर मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट को इन रिटर्न में बाय बुक क्या देना चाहिए वो आपने गौर करना है। टैक्स देने में जिस तरह मैंने लोगों से बात की है, मुझ समेत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट का टैक्स लेना फ़र्ज़ है और वो टैक्स ले और लोगों का हक बनता है कि वो टैक्स दें और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स दें। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इन रिटर्न आपको उस टैक्स देने की मद में क्या मिल रहा है? क्या वो मैं टैक्स फिर दोबारा इसलिए दे रहा हूँ कि कोई और चोरी करके ले जाए? पहले शरीफ ले गए, अब तरीन ले जाएं, अब कोई खान ले जाएं, अब कोई इस तरह के लोग ले जाएं। तो हमें इस चीज़ को गौर करना है और हमें ये जो कानून बनाने वाले हैं इनसे इस बात की पूछगिछ करनी है और ये हमारा हक है। हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम जानना चाहते हैं कि अगर हम पे कोई ड्यूटी लगाई जा रही है, हम पे कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो उसकी इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि हमें बताया जाए कि वो टैक्स कहाँ लगाएंगे, वो मेरी ज़ात पे खर्च करेंगे या अपनी तनख्वाहें पूरी करेंगे क्या टैक्स का। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए टैक्स देना हमारा फ़र्ज़ है, हम बिल्कुल देंगे। बाकी जितना रहा सवाल इस तमाम एम्बिग्विटी का, ये हर साल की तरह हर बार की तरह जिस तरह होता है, पहले भी आपके प्रोग्राम दिखा चुके हैं, अब भी ऐसा ही होगा कि कुछ अरसे के बाद चीज़ें जो सी हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, ये लोग चोरी करने का रास्ता ढूंढ लेंगे, कार डीलर, और वो एक और नए रास्ते निकल आएंगे, तो कानून नाफिज हो जाएगा और उसके बाद और लोगों को रोटी लग जाएगी और लोग ब्लैक मनी जो सी है वो छापना शुरू कर देंगे। यानी कि कानून बनाने वाले भी एक जैसे हैं और कानून तोड़ने वाले भी एक जैसे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा। वही चाहते हैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।